हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम ऑल डियर। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी के ऑल इंपॉर्टेंट डायग्राम्स। तो ये सेशन आपका महत्वपूर्ण क्यों है, इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि इस सेशन में मैं उन इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में डिस्कस करने वाला हूं जो 12th एनसीईआरटी 12th बायोलॉजी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। आपको इन डायग्राम में किस तरह से ड्रॉ करना है, कौन सा डायग्राम किससे रिलेटेड है, क्या पूछा जाता है जिसमें ये डायग्राम आपको बनाने हैं, इन चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये बहुत ही मैं एकदम शॉर्ट एंड स्वीट जो है एक सेशन रखने वाला हूं जिसमें बहुत कम समय में आपको जितने भी एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण चित्र हैं, डायग्राम्स हैं, उनको यहां पर हम लोग देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डियर आप जो देखेंगे फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि बच्चों ये बताइए कि पुष्प के अनुदैर्ध्य काट या लंबवत काट, पुष्प की लंबवत काट के बारे में अगर क्वेश्चन आता है कि पुष्प की लंबवत काट का आरेखीय निरूपण या नामांकित चित्र बनाइए। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पुष्प की, क्या क्वेश्चन आता है देखिए, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि प्रारूपिक पुष्प एक टिपिकल फ्लावर जो होता है, पुष्प की अनुदैर्ध्य भी आ सकता है और लंबवत भी आ सकता है। लंबवत काट का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो आपको पुष्प की इस जो है स्ट्रक्चर को बनाना है। वैसे आप जानते हैं डायग्राम बनाने में एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत सारे डायग्राम हैं, वरना मैं आपको इजी वे में बिल्कुल अगर बताना चाहूं तो मैं इस तरह से भी कह सकता हूं। डायग्राम आसान है, कोई ज्यादा बड़ा टास्क नहीं है एग्जाम में डायग्राम बनाने का। जैसे जस्ट आपने क्या किया, आपने क्या किया, सबसे पहले पुष्प वृंत बनाया। पुष्प वृंत बनाने के बाद में आपको पुष्पासन बनाना है, पुष्पासन बना दिया। पुष्पासन के ऊपर आपको क्या बनाना है, जायांग, और जायांग या जिसे कार्पल कहते हैं, इस तरह से आप एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं। नाउ इसमें से आपको पुंकेसर जो है बनाने हैं, तो इस तरह से आप पुंकेसर बना दीजिए। ये देखिए इस तरह से पुंकेसर बना दिए। नाउ इसके बाद में आप इसमें बाह्यदल पुंज, तो आप देखिए इस तरह से बाह्यदल पुंज आपने प्रारूपिक पुष्प में लगभग 5 होते हैं, तो ये बना दिया। एंड देन इसके बाद में आप इसमें क्या बना सकते हैं, ये देखो आप इसमें दलपुंज बना सकते हैं। ये देखिए दलपुंज हो जाता है इस तरह से, करेक्ट, राइट। ये आपकी स्ट्रक्चर हो गई। अब इसको नामांकित कर देना है। इसके अंदर की तरफ जो है यहाँ पर आपको बीजांड को शो कर देना है, ठीक है। इस तरह से बीजांड जो है इसमें दिखा देने हैं कि बीजांड कहां पर प्रेजेंट होते हैं। तो डायग्राम बनाने का बहुत आसान सा सरल सा तरीका है, करेक्ट डियर। नाउ नेक्स्ट देखो, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि एक पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र बनाइए, पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अ डायग्राम है, ये पराग कोश की अनुप्रस्थ काट का नामांकित चित्र आप यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर की ओर अधिचर्म या बाह्य त्वचा होती है, उसके नीचे एंडोथीसियम अंतस त्वचा पाई जाती है, नीचे फिर मिडल लेयर होती है जिसमें 1 से 3 परत होती है, और सबसे आंतरिक परत को टैपिटम कहते हैं। इन सभी को दर्शाते हुए आपको डायग्राम बनाना है। एंड आपको इसके अंदर बीजाणुजन ऊतक के बारे में भी दर्शाना है कि सबसे अंदर जो है ऊतक पाया जाता है, जो टिश्यू होता है उसे बीजाणुजन ऊतक या स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं, जिसकी प्रत्येक कोशिका एमएमसी की तरह काम करती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल की काम करती है। और यही माइक्रोस्पोर मदर सेल आगे जाकर आप देखते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब लघु बीजाणु जनन में भाग लेती है और माइक्रोस्पोर्स का निर्माण करती है, करेक्ट डियर। और यही माइक्रोस्पोर आगे जाके डेवलपमेंट के थ्रू जो है पोलन ग्रेन्स परागकणों में विकसित होते हैं, जिनमें नर युग्मक पाए जाते हैं, करेक्ट। तो इस तरह से आपको ये देखना होगा। अगर एग्जाम में आए क्वेश्चन क्या आया कि एक स्फुटित पराग कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो ऐसी स्थिति में ये आप देख रहे हैं, ये उस पराग कोश का चित्र है या डायग्राम है जो परिपक्व हो चुका है और जिसका स्फुटन हुआ है, जिससे पोलन ग्रेन्स जो है इसमें से रिलीज हो चुके हैं, करेक्ट डियर। एक बात याद रखना, चाहे एग्जाम में आपसे पूछा जाए लघु बीजाणुधानी के बारे में, चाहे आपसे वो लघु बीजाणुधानी या फिर हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम,
माइक्रोस्पोरेंजियम, स्पोरेंजियम। अगर वो लघु बीजाणुधानी या माइक्रोस्पोरेंजियम के बारे में बात करें या परागकोश की अनुप्रस्थ काट की बात करें, ये एक ही बात है, आप इसको ज्यादा टेंशन में ना आइएगा। चलिए आगे। अब एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आते हैं। बेटा मैं आपको एनसीईआरटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं, एनसीईआरटी बेस्ड जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जितने भी आए हैं, उनमें देखिएगा कि जो भी डायग्राम दे रखा है बिल्कुल स्पष्ट तौर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। वो डायग्राम के नीचे जो लाइन लिखी हुई है उसी पर आधारित क्वेश्चन हुआ है। आप देख लीजिए पीवाईक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा, लिखा होगा एक प्रारूपिक प्रतीप बीजांड, बिल्कुल प्रतीप बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आपको इस बारे में पता होगा कि ये जो प्रतीप प्रकार का बीजांड है, इस प्रतीप प्रकार के बीजांड की जगह पर वहां पर आपके पास में गुरु बीजाणुधानी भी लिखा आ सकता है, वहां आ सकता है गुरु बीजाणुधानी, जिसे मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं, मेगा स्पोरेंजियम कहते हैं। इस मेगा स्पोरेंजियम के माध्यम से ऐसा मेगा स्पोरेंजियम लिखा आ सकता है। तो बच्चा अगर मेगा स्पोरेंजियम या गुरु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में बात करें तो आपको निश्चित रूप से इसी बीजांड की संरचना का नामांकित चित्र बनाना है। नाउ नेक्स्ट देखिए। अब इसी तरह से आपसे पूछा जाता है भ्रूण कोश का विकास, है ना, और एक परिपक्व भ्रूण कोश का नामांकित चित्र। दो चीजें हैं इसमें, आप इसमें दो चीजें देख रहे हैं। एक तो आप देखेंगे डेवलपमेंट ऑफ, एक तो आप देख रहे हैं इसमें क्या, डेवलपमेंट ऑफ क्या, एम्ब्रियो सैक, और इसी को बोलते हैं फीमेल गैमिटोफाइट, इसी को कहा जाता है फीमेल गैमिटोफाइट, इसी को बच्चा फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। तो डेवलपमेंट पूछा जा सकता है ना, हिंदी में इसको कहते हैं मादा युग्म कोदविद, मादा युग्म कोदविद, मादा युग्म कोदविद, या भ्रूण कोश के विकास, भ्रूण कोश का विकास का डायग्राम अगर आपसे पूछा जाए, या फिर ये कहा जाए कि एक परिपक्व भ्रूण कोश की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है, याद रखिएगा। करेक्ट क्लियर। और ये डेवलपमेंट को दर्शाता हुआ मतलब यहां शुरुआत कहां से होगी, शुरुआत होगी कि एक जो है कार्यशील गुरु बीजाणु होगा, कार्यशील गुरु बीजाणु जिसे हम फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। और ये कार्यशील गुरु बीजाणु जो है, इसी से आगे जाके 3 क्रमागत या सक्सेसिव माइटोसिस होते हैं, जिसके फलस्वरूप 8 केंद्र की और 7 कोशिकी की संरचना बनती है, जिसे हम एक पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक या एक परिपक्व भ्रूणकोश मादा युग्म कोदविद कहा करते हैं। नाउ नेक्स्ट देखो, इसके बाद सीधा सा क्वेश्चन आया, जैसे बोला परिपक्व भ्रूणकोश का आरेखीय प्रस्तुतिकरण, आपको ऐसा बिल्कुल एज इट इज डायग्राम इसमें बनाना है। नाउ अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कि परागण किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन, एग्जाम में क्वेश्चन आया मान लीजिए कि परागण किसे कहते हैं, व्हाट इज पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण के प्रकार बताओ, और वहां पर आपको दे दिया कि वेलिस्नेरिया में परागण की क्रिया को सचित्र समझाइए, या फिर नहीं दिया सचित्र, अगर केवल ऐसे ही दे दिया और आपको लगता है कि दादा अगर आपको पूरा नंबर चाहिए तो डायग्राम बनाने में कोई हर्ज नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको ये डायग्राम जरूर बनाना चाहिए, जिसके अंदर वेलिस्नेरिया के अंदर आप एक मादा पुष्प और उस मादा पुष्प के कुंडलित व्रंत को देख रहे हैं आप। ये क्या है, मादा पुष्प का कुंडलित व्रंत। इस बात को याद रखिएगा डियर कि यहां पर मादा पुष्प की, वेलिस्नेरिया में मादा पुष्प की क्या विशेषता होती है, ऐसा भी एक नया प्रश्न बन सकता है, और आपको क्या कहना होगा, मादा पुष्प की विशेषता ये है कि उसमें कुंडलित व्रंत पाया जाता है। नर पुष्प देख रहे हैं किस प्रकार से जल की सतह पर जो है यहाँ परागण की क्रिया होती है। डियर इसी प्रकार से वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपका डेवलपमेंट ऑफ वीवीएमपी लिख दो, वीवीएम इंपोर्टेंट लिख दीजिए। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है डेवलपमेंट ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो या द्विबीजपत्री भ्रूण का विकास जो है यहाँ पर पूछा जाता है। आप देख सकते हैं एक द्विबीजपत्री भ्रूण की अगर संरचना पूछी जाती है तो आपको ये डायग्राम बनाना होता है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन बनता है स्त्री केसर के अनुप्रस्थ काट में पराग नलिका की वृद्धि को दर्शाता हुआ चित्र। कैसे, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में
मतलब स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में परागण पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के अंदर पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कैसे पोलन ग्रेन जो है वो जर्मिनेशन करते हैं, अंकुरण करते हैं, पराग नलिका में वृद्धि होती है और ये पराग नलिका कैसे जो है बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, इस डायग्राम को दर्शाता हुआ चित्र पूछा जाता है, तो आपको ये बनाना होगा। नेक्स्ट अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल एक और महत्वपूर्ण प्रश्न, ड्रॉ द टिपिकल डायग्राम ऑफ डाइकोट एम्ब्रियो। बिल्कुल बहुत ही क्लासिकल क्वेश्चन जो है पूछा जाता है और इस डायग्राम को तो बहुत अच्छे से बना भी पाते हैं, आप आराम से बनाना चाहें तो बना भी सकते हैं। सर एक सरल तरीका और बता रहा हूं, है ना। देखो बच्चा कहता है सर इस डायग्राम को कैसे बनाएं, तो डायग्राम को बनाने का तरीका देखो, ये देखो इस तरह से बनाया, कई तरीके हैं, एक नहीं तरीका है। देखो लोग ऐसे ही बना सकते हैं, या सर थोड़ा और अच्छे से बनाना है तो लो ये देखिए, नो ठीक है। चलो एक और डायग्राम थोड़ा सिस्टमैटिक तरीके से बनाता हूं। ध्यान रखना है इसके अंदर, डायग्राम के अंदर सबसे पहले आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, कॉटिलिडन्स बनाने पड़ेंगे। क्या? कॉटिलिडन्स। और कॉटिलिडन्स बनाने के बाद ये आपने कॉटिलिडन्स बनाए, इस तरह से बना सकते हो, देखो ये भी बना सकते हो। डायग्राम बनाने के वेरियस तरीके हैं, अनेक तरीके हैं, तो डायग्राम बनाना है। अच्छा ये डायग्राम जो है किस तरह से बनेगा, इस डायग्राम के अंदर नीचे की तरफ यहां पर एक सस्पेंसर लगा होता है, करेक्ट। और मैं आपको अलग अलग तरीके बता रहा हूं कि डायग्राम को आप किन किन तरीकों से बना सकते हैं। कई बच्चे देखते हैं सर डायग्राम हमसे डायग्राम अच्छे से नहीं बन पाता है, तो ये वो डायग्राम का तरीका है जो सबसे शॉर्ट एंड स्वीट है, जो सबसे आसानी से बनता है। ये बीज पत्र हो जाते हैं जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, कॉटिलिडन्स कहते हैं, ठीक है। ये यहां पर आपका जो है प्रांकुर हो जाता है, जो बीज पत्र होते हैं उनके स्तर से ऊपर का भाग प्रांकुर, नीचे यहां पर मूलांकुर हो जाता है, उसके नीचे यहां पर मूल गोप हो जाता है ना, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, अगर वेरी वेरी क्लासिकल एक और की घास के एक बीज पत्री, अगर एग्जाम में पूछे एक बीज पत्री भ्रूण या मोनोकॉट एम्ब्रियो की संरचना अगर आपसे पूछी जाती है तो मोनोकॉट एम्ब्रियो की संरचना में आपको ये डायग्राम बनाना है। और स्कूटेलम इसका सबसे ज्यादा आकर्षण है, जिसे प्रशल्क भी कहते हैं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कई जगह विरुथिका भी लिखा हुआ है। तो ये डायग्राम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, दोनों के दोनों डायग्राम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आते हैं, ध्यान रखिएगा। नाउ डियर, मादा नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र दोनों ही क्लासिकल हैं बिल्कुल, और दोनों ही इंपॉर्टेंट श्रेणी में आते हैं कि दोनों में से भी क्वेश्चन आ सकता है। नर जनन तंत्र या तो पूछा जाता है या मादा जनन तंत्र पूछा जाता है, ध्यान रखना, या मादा जनन तंत्र पूछा जाता है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार से अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई सर ये बताइए शुक्रजन नलिकाओं, बिल्कुल, तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको बनाने का ये तरीका है। बाहर की तरफ ट्यूनिका प्रोपरिया होती है, ट्यूनिका प्रोपरिया की लेयर है ना, अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है, अंदर की तरफ जर्मिनल एपिथेलियम होती है, और फिर अंदर की तरफ स्पर्मेटोगोनिया, और फिर ये सर्टोली कोशिकाएं, और अंदर शुक्राणु जो है वो धसे हुए, ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। चलिए इसी प्रकार से एक स्तन ग्रंथि की आरेखी काट, स्तन ग्रंथि की आरेखी काट इंपॉर्टेंट है। स्तन ग्रंथि के अंदर कैसे स्तन ग्रंथि का जो है आप संरचना जो है आपको यहाँ डायग्राम के रूप में दर्शानी है। नाउ डियर, इसी तरह से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट शुक्राणु की संरचना, शुक्राणु की संरचना डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव शुक्राणु, ऐसे पूछता है, मानव शुक्राणु की संरचना का, मानव शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, चित्र बनाइए, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, शुक्राणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। नाउ अंडाशय की एक आरेखी काट का डायग्राम पूछा जाता है, बिल्कुल। इसी तरह से अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है शुक्र जनन की संरचना, शुक्र जनन, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का आपको डायग्राम बना के बताना है, केवल आरेखी चित्र,
ऐसे पूछा जाता है कि शुक्र जनन का आरेखी निरूपण को दर्शाइए। अंड जनन का भी पूछा जा सकता है कि या तो शुक्र जनन पूछा जाएगा या अंड जनन का आरेखी निरूपण दर्शाना है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्तव चक्र के दौरान जो विभिन्न घटनाएं होती हैं। डियर मैं आपको बता देता हूं, ये वो चैप्टर हैं जिनमें से डायग्राम तो आना ही है, जिनमें से डायग्राम तो आता ही है और आना ही है। इसलिए इन डायग्राम्स को बहुत अच्छे से सावधानी से प्रैक्टिस करके आप लोग जाइएगा। ये बिल्कुल ध्यान रखना, जो मैं यहाँ पर आपको डायग्राम बता रहा हूँ इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और विशेषकर जिनके आगे मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है उन डायग्राम्स को तो आप अच्छे से देखना ही है। अगर एक मानव अंडाणु की संरचना का डायग्राम आता है तो बिल्कुल आप ये डायग्राम बना के बताना है। ओके, इसके बाद में अगला जो चैप्टर है आपका, देखो चैप्टर नंबर 4 जेनेटिक्स के अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस का पुनेट स्क्वायर द्वारा दर्शाना, द्विसंकर संकरण को पुनेट स्क्वायर के द्वारा दर्शाना, ये वाला डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपको पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी रहेगा। इसी तरह से मधुमक्खी में लिंग निर्धारण, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को आरेख द्वारा समझाइए, इंपॉर्टेंट है भाई, करेक्ट, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बिल्कुल। इसी तरह से मानव वंशावली के, इनमें से देखो आ सकता है कोई भी प्रतीक पूछा जा सकता है। मानव वंशावली में कोई प्रतीक पूछ लिया, मान लीजिए आपके सामने ये स्थिति देगी और बता दो, पूछा जाता है कि बताओ ये क्या है, तो आप कहते हैं कि सर यहाँ पर मैथुन की क्रिया रिश्तेदारों के बीच में बता रखी है। या आपसे पूछ लिया कि ये स्थिति किसको दर्शाती है, आप कहते हैं ये वह स्थिति है जिसमें नर शिशु जो है वो जनक वाले जनक रोगों से प्रभावित है। मतलब जनक सामान्य है लेकिन नर शिशु जो है वो रोग से प्रभावित है। भाई स्थानांतरण, ट्रांसलेशन जिसे कहते हैं, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अगर एग्जाम में आया कि अनुवादन या ट्रांसलेशन या रूपांतरण किसे कहते हैं, स्थानांतरण किसे कहते हैं, आरेख द्वारा दर्शाइए, तो आपको ये वाला आरेख बना के उसमें बताना होगा। अच्छा, न्यूक्लियोसोम की संरचना बहुत ही क्लासिकल है, एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। न्यूक्लियोसोम की संरचना का नामांकित चित्र करिए, डायग्राम बनाइए। हर्शे चेस, यू हैव अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज हर्शे चेस का डायग्राम जो है याद रखना है। मेसेल्सन स्टॉल, मेसेल्सन स्टॉल का प्रयोग याद होगा। लैक ओपेरॉन, बच्चा लैक ओपेरॉन को कैसे भूल सकते हैं, लैक ओपेरॉन में आपको डायग्राम से, ओपेरॉन, लैक ओपेरॉन में आपको डायग्राम से समझाना है कि जब प्रेरक अनुपस्थित होता है तब क्या स्थिति होती है और जब प्रेरक उपस्थित होता है तब क्या स्थिति होती है। तो डियर, प्रेरक की उपस्थिति और अनुपस्थिति में लैक ओपेरॉन किस तरह से कार्य करता है, ये भी डायग्राम इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अर्धसंरक्षी प्रकृति का अगर पूछा जाए कि डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रतिकृति का वाटसन क्रिक प्रतिरूप क्या है, तो ये वाटसन क्रिक प्रतिरूप है जिसमें वाटसन जी ने बताया था कि जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है तो प्रत्येक रज्जुक जो होता है वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह से काम करता है, जिसके ऊपर जो है नया रज्जुक बनता है, नया स्ट्रैंड बनता है, एक न्यू स्ट्रैंड का निर्माण होता है, नया रज्जुक का निर्माण होता है। चलो, और प्रत्येक बनने वाले नए डीएनए के अंदर एक रज्जुक पैतृक और एक जो है वो नया पाया जाता है। कहा था मैंने मेसेल्सन और स्टॉल का प्रयोग, बिल्कुल, जिसमें आपको डीएनए की अर्धसंरक्षी प्रकृति को साबित किया जाता है। ये डायग्राम भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछ ले कि प्रतिकृति द्विशाख का नामांकित चित्र बनाइए, तो ये प्रतिकृति द्विशाख है जिसके अंदर एक लीडिंग स्ट्रैंड होता है और दूसरा जो है लैगिंग स्ट्रैंड बच्चा होता है। नाउ, अनुलेखन इकाई की आरेखीय संरचना, आप यहां पर देख रहे होंगे कि डायग्राम कठिन नहीं है, लेकिन एग्जाम में कैसा प्रश्न बनता है तो उसके लिए जो इसके नीचे चित्र का जो टाइप लिखा हुआ है बस यहीं से एज इट इज लाइन एग्जाम में आएगी। मेरी बात को समझ लीजिए अच्छे से कि एज इट इज लाइन आएगी एग्जाम के अंदर और आपको उसी का वो डायग्राम आपको यहां पर बनाना है। एग्जाम में बैक्टीरिया या जीवाणु के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया और यूकैरियोट्स के अंदर अनुलेखन की प्रक्रिया, ये दोनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाते हैं यहाँ पर, जिन पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो डियर, चाहे जीवाणु में अनुलेखन की प्रक्रिया हो और चाहे यूकैरियोट्स में अनुलेखन की प्रक्रिया हो, इनके डायग्राम आपको एज इट इज बनाने होंगे। चलिए, मानव जीनोम परियोजना, ज्यादा नहीं। मलेरिया का जीवन चक्र, बिल्कुल, मलेरिया प्लाज्मोडियम, मलेरिया परजीवी कौन है, दैट इज प्लाज्मोडियम या प्लेज्मोडियम भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र भी डियर आपको यहां पर एग्जाम में बताना होगा। ये प्रतिरक्षी अणु की संरचना है, ये किसकी संरचना है, आप कहते हैं प्रतिरक्षी अणु की संरचना है। तो प्रतिरक्षी अणु की संरचना बहुत ही क्लासिकल है, आप देखेंगे पीवाईक्यूज में भी लगातार एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है
कि प्रतिरक्षी अणु की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए। आपको डायग्राम, ये वाला डायग्राम उसमें बनाना होगा। इसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट, पश्च विषाणु, बिल्कुल एचआईवी वायरस की, बिल्कुल याद रखना, एचआईवी जो है, एचआईवी का जीवन चक्र अगर पूछा जाता है, एड्स वायरस का जीवन चक्र पूछा जाता है, या पश्च विषाणु रेट्रोवायरस की प्रतिकृति पूछी जाती है, तो आपको ये वाला डायग्राम जिसमें बनाना होगा। नाउ इसी तरह से एग्जाम में एज इट इज लिखा आएगा, आपके एग्जाम में बिल्कुल यही लाइन लिखी आएगी कि विभिन्न पोषक स्तरों में होता हुआ ऊर्जा का प्रवाह, विभिन्न पोषक स्तरों में से होते हुए ऊर्जा प्रवाह को समझाइए। तो आपको ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यहां पर लिख सकते हैं पादप, आप लिख सकते हैं पादप, यहां लिख सकते हैं आप अपघटक, क्या लिख सकते हैं, अपघटक, या आप कीट लिख सकते हैं, कीट लिख सकते हैं बच्चा, है ना। यहाँ पर आप जो है वो पक्षी लिख सकते हैं, चिड़िया लिख सकते हैं, यहाँ पर आप बाज लिख सकते हैं कोई, है ना, यहाँ चिड़िया लिख दीजिए, चिड़िया, ठीक है। इस तरह से आपको ये बनाना है। अच्छा, अगला इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एग्जाम में अगर आ गया कि एक घास के मैदान की पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड, है ना, पारिस्थितिक तंत्र का पिरामिड, घास के मैदान के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का पिरामिड बिल्कुल आपके सामने है, सीधा रहता है, और ये वाला आपको ड्रॉ करना है। अगर बायोमास, जैव मात्रा के लिए पिरामिड पूछा जाता है, तो आपको एक दलदली पारितंत्र के अंदर कैसे जैव मात्रा का पिरामिड बनता है आपको दर्शाना है। और लास्ट, ऊर्जा का पिरामिड। चलो एक और चीज, जैव मात्रा में दोनों तरह के हैं, वो सीधा है, और अगर एक प्राणी प्लवक की व्यापक घड़ी पसर में समर्थित पादप प्लवक, मतलब एक जलीय तंत्र के अंदर अगर आप जैव भार का पिरामिड देखते हैं तो उल्टा प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। जल के अंदर सीधा भी मिलता है, जो दलदली पारितंत्र में, सॉरी, जैव मात्रा का पिरामिड आपको दलदली पारितंत्र में जाएंगे सीधा मिलेगा, और किसी एक्वेटिक सिस्टम में जाएंगे तो उल्टा मिलेगा। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा रहता है। ऊर्जा का आदर्श पिरामिड अगर पूछा जाए, कौन सा पिरामिड आदर्श पिरामिड होता है, आप कहते हैं ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं आदर्श होते हैं, हमेशा सीधे रहते हैं, याद रखना। चलिए, इसी तरह से मानव समष्टि के लिए आयु पिरामिड का निरूपण, भाई आप देखते हैं तीनों प्रकार की स्थिति, बढ़ती हुई जनसंख्या, स्थिर जनसंख्या और घटती हुई जनसंख्या को दर्शाता हुआ आयु पिरामिड का निरूपण। यहां पर समष्टि वृद्धि वक्र इंपॉर्टेंट है, समष्टि वृद्धि वक्र जिसमें दोनों स्थितियों को दर्शा रखा है, चर घातांक की स्थिति भी है और लॉजिस्टिक स्थिति भी है ना, याद रखना। एस शेप जिसमें स्थिति आती है, विरलिस्ट पर्ल इक्वेशन कहते हैं। ये इक्वेशन भी इंपॉर्टेंट है। चर घातांकी में dn/dt इक्वल टू rn होता है, जबकि लॉजिस्टिक वृद्धि के अंदर dn/dt इक्वल टू rn k माइनस n/k जो है आप देखने को मिलता है। ओके डियर, सो नाउ ये आपके डायग्राम थे। आपको पता है कि उत्कर्ष क्लासेस में चल रहा है होली हंगामा ऑफर, और ये ऑफर 9 मार्च से 22 मार्च तक चलने वाला है। तो आप लोगों को फायदा उठाना है। उत्कर्ष क्लासेस के अंदर जो उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज हैं उन पर अप टू 90% का डिस्काउंट चल रहा है। साथ ही साथ 100% अप टू 100% कैशबैक, और जो स्टूडेंट या यूं कहें जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट और मिल रहा है, जिसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा होली। सो डियर, अब देरी किस बात की, आज ही ज्वाइन करें उत्कर्ष क्लासेस को। याद रखना, उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर टेस्ट सीरीज पर भी आपको यही अप टू 90% का डिस्काउंट, साथ ही साथ अप टू 100% कैशबैक, और आपको पेड स्टूडेंट्स को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी यहां पर आपको मिलता है। सो डियर, ये हमारा सेशन था जिसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वाले जो है सारी चीजें बताई। आई होप सो कि आप इन सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करके एक बार एग्जाम में जाएंगे, और एग्जाम में बहुत शानदार तरीके से पेंसिल से आप इन डायग्राम को अच्छे से बनाएंगे ताकि एग्जामिनर इंप्रेस हो सके। सो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।